आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार का इतिहास। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका मार्किंग प्लान थोड़ा बताना चाहूँगा। इसमें आपको मिलेगा एसएक 2 का एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होगा और बोर्ड पेपर में क्वेश्चन 22 के फॉर्म में ही आपको मिल सकता है। आगे चलते हैं और चैप्टर के बारे में जानते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। Nationalism is a feeling in which a person's complete devotion is dedicated to his country. राष्ट्रवाद एक भावना है जिसमें एक व्यक्ति की संपूर्ण भक्ति उसके देश की प्रति होती है। The strong desire of freedom and expression of becoming a nation can be seen in the American War of Independence. आजादी की तीव्र इच्छा और एक देश बनाने की अभिव्यक्ति अमेरिका के इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की युद्ध में देखा जा सकता है। The first clear expression for becoming a nation state in Europe is visible in the Revolution of France in 1789 AD. पहला स्पष्ट यूरोप में नेशन स्टेट राज्य बनाने का अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति में दिखा है। This revolution played a significant role in spreading nationalism in Europe. इस क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। Taking a look at the map of mid-18th century Europe, there seems no nation state present in it. मध्य 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखने पर कोई नेशन स्टेट राज्य की उपस्थिति वहां नहीं है। Europe was divided into various royalties, duchies, cantons, and several small political units having religious base and whose rulers have their autonomous status. Europe कई राजवंशों, duchies, cantons और कई छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था जिसका धार्मिक आधार था और जिसके शासक स्वतंत्र रुतबा रखते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप was ruled under the autocratic monarchy and different types of people lived there. पूर्वी और मध्य यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्ची के अधीन था। ऑटोक्रेटिक मोनार्ची का अर्थ है एक तंत्र राजतंत्र, मीन्स ऐसा राजतंत्र जो किसी एक के अधीन हो, दैट इज ऑटोक्रेटिक मोनार्ची। और वहां अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। They did not consider themselves to work under any collective identity or similar culture. वे स्वयं को किसी एक सामूहिक पहचान या समान संस्कृति
के अधीन नहीं समझते थे। They spoke different languages and were the member of different racial groups. वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग जातीय दलों के सदस्य थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द aristocratic sections of Habsburg, the number of German spoken people were in majority, and the people of Lombardy and Venetia spoke Italian, and half of the population of Hungary used Magyar language, while rest of the people spoke various dialects. हासबर्ग के कुलीन वर्ग में अधिकतर जर्मन बोलने वाले लोग की संख्या ज्यादा थी और वेनेशिया और लंबार्डी के लोग इटालियन बोलते थे और हंगरी के की आधी आबादी मैग्यार भाषा का प्रयोग करती थी, जबकि शेष लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। The aristocratic class in Galicia used to speak Polish language. This type of difference was not supportive for the political unity with ease. ग्लेशिया का कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलने में प्रयोग करता था। इस तरह का अंतर आसानी से राजनीतिक एकता के लिए सहायक नहीं था। The loyalty towards the king was the only element to keep the different groups tied together. राजा की तरफ निष्ठा ही एकमात्र तत्व था जो इन अलग अलग दलों को एक साथ बांधे हुए रखा था। रीजंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण। तो पहला कारण था इसमें राइज ऑफ मिडिल क्लास, मध्य वर्ग का उदय। इन यूरोप द लैंडलॉर्ड aristocratic class was the most dominating one from social and political point of view. यूरोप में जमीन के मालिक कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से एक अधिक हावी वर्ग था। This group was a small one regarding to the population. यह वर्ग आबादी के संदर्भ में छोटा था, while most of the people of जबकि अधिकतर लोग यूरोप के किसान थे। In Western Europe, tenants and small farmers used to do farming on most of the land area. पश्चिमी यूरोप में किराएदार और छोटे किसान भूमि क्षेत्र पर खेती करते थे। While the land in Eastern and Middle Europe was divided amongst big manors where the slaves performed cultivation. जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप बड़े जागीरों में बटा हुआ था
जहां स्लेव्स मीन्स जो दास खेती करते थे या गुलाम खेती करते थे। In Western and Central Europe, a new social group emerged with the development of cities and the rise of trading class, which comprised labor class, middle class, industrialists, traders, and people of service sector. पश्चिमी और मध्य यूरोप में एक एक नया सामाजिक वर्ग ट्रेडिंग क्लास के उदय से मीन्स व्यापारिक वर्ग के उदय से और शहर के विकास के साथ उभरा, विच कंपेयर्स जिनमें शामिल थे लेबर क्लास मीन्स श्रमिक वर्ग, मिडिल क्लास मध्य वर्ग, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति, ट्रेडर्स व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग। The sentiments of national unity were popularized among this group after the end of the privileges for aristocratic people. कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय एकता की भावना इस वर्ग के बीच प्रसिद्ध हुई थी। लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद, ये आपका सेकंड पॉइंट है। ये मिसप्रिंट दिया हुआ है वन, इट्स सेकंड पॉइंट, लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाज नर्चर्ड बाय लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उदारवाद और प्रजातंत्र के द्वारा पोषित की गई थी। डिग्निफाइड फ्रीडम एंड इक्वालिटी इज द जनरल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। यहां आप लिबरलिज्म पे थोड़ा ध्यान दें, इसमें लिबरलिज्म कई पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है, तो यहां जनरल मीनिंग लिबरलिज्म का क्या है वो बताया हुआ है। गौरवशाली आजादी और समानता लिबरलिज्म का सामान्य अर्थ है। टू मेक almost all the regions free was the goal of liberalism. लगभग सभी क्षेत्रों को आजाद करना लिबरलिज्म का मकसद था। The liberalists wanted to ensure personal freedom of speech, writing, assembly, organization and safety of private property. लिबरलिस्ट उदारवादी भाषण लेखन की व्यक्तिगत आजादी, सभा संगठन और निजी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। तो देखो जनरल मीनिंग तो हमने ऊपर देख लिया था। पॉलिटिकली देखो लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ। पॉलिटिकली लिबरलिज्म emphasizes on a government which is formed with consensus. राजनीतिक तौर पे लिबरलिज्म एक सरकार पर जोर देता था जो कि सहमति से बनी हो। इन इकोनॉमिक फील्ड, अब इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलिज्म का अर्थ क्या हुआ। In economic field, liberalism was associated with the powerful demand of middle class for freedom of market and removal of the control imposed by state upon the transportation of goods and capital. आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर राज्य के द्वारा
लगाए गए नियंत्रण को हटाने और बाजार की आजादी के लिए मध्यम वर्ग के शक्तिशाली मांग से संबंधित था। In the first part of the century, due to administrative steps of Napoleon, a confederation of 39 states was formed by the union of numerous small German-spoken states, in which every state had its own currency and weight measurement system. शताब्दी के पहले भाग में नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों के द्वारा 39 राज्यों का एक महासंघ बना था जिसमें कई छोटे जर्मन बोलने वाले स्टेट्स का संघ था, जिसमें प्रत्येक राज्य का अपना स्वयं की मुद्रा और नाप तोल की प्रणाली थी। In 1833 AD, a businessman, while traveling from Hamburg to Nuremberg to sell his goods, had to pass through 11 excise duty stations. 1833 ईस्वी में एक व्यापारी, जबकि वह हैम्बर्ग से न्यूरिमबर्ग तक अपने सामानों को बेचने के लिए यात्रा करता, 11 सीमा शुल्क थाने से होकर गुजरना पड़ता था। Considering it as a barrier in the economic exchange, इसे आर्थिक लेन देन में रुकावट के रूप में मानते हुए the new trade group was giving a logic in favor of the formation of such an integrated economic zone. नया व्यापारी दल एक एकीकृत आर्थिक जोन को बनाने के पक्ष में तर्क दे रहा था। Where transportation of goods, people and capital remained free, जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन मुक्त रहे। In 1834, such an economic zone was formed by the initiative of Prussia in the form of tariff union Zollverein, in which almost all the German states were included. 1834 में ऐसा एक आर्थिक जोन प्रशिया के पहल के द्वारा बनाया गया था। शुल्क संघ जोल्वेरिन के रूप में, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल थे। This union abolished the barriers of tax and reduced the number of currency to 2, which was earlier more than 30. इस संघ ने करों की रुकावट को खत्म किया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो कि पहले 30 से भी अधिक था। This union facilitated economic interest supportive for the national unification. इस संघ ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सहायक आर्थिक हितों को आगे किया and the comprehensive national sentiments were strengthened by the waves of economic nationalism at that time. और उस समय पर व्यापक राष्ट्रीय भावनाओं को
आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर के द्वारा मजबूत बनाया गया था। हमारा थर्ड पॉइंट है रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। The glorious revolution of England gave birth to the belief that there is no justification for the divine right in any kind of governance. इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति ने इस विचार को जन्म दिया कि किसी भी प्रकार के शासन में दैवीय अधिकार के लिए प्रामाणिकता नहीं है। And in the same order, the Revolution of France gave birth to the notion that the individual freedom is so sacred that no regime can ignore it. और इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति ने इस धारणा को जन्म दिया कि व्यक्तिगत आजादी इतनी पवित्र है कि कोई शासन इसे अनदेखा नहीं कर सकता। दिस कंसेप्ट वॉज द विक्ट्री ऑफ नेशनलिज्म। यही विचार राष्ट्रवाद की जीत थी। नेशनलिज्म वॉज born in response to that monarchical power which claims that the power of a king is despotic due to his godly rights. राष्ट्रवाद इस राष्ट्रीय शक्ति का उत्तर के रूप में जन्मा था जो यह क्लेम करता था, मीन्स ये दावा करता था कि राजा की शक्ति उसके दैवीय अधिकारों के कारण निरंकुश है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 एडी। 1815 ईस्वी के पश्चात नया रूढ़िवाद। In 1815, the representatives of European powers like Britain, Russia, and Austria, who had defeated Napoleon, met in Vienna to prepare settlement. 1815 में यूरोपियन शक्तियों के प्रतिनिधि जैसे कि ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, वे एक समझौता बनाने के लिए वेना में मिले। The politicians assembled in Vienna Congress had reiterated their pledge of rebuilding Europe according to their understanding and experience by re-establishing the archaic system while keeping away Europe from the symptoms of the new era like nationalism, liberalism, and democratic settlements. वेना कांग्रेस में एकत्रित राजनेता ने अपनी समझ और अनुभव के अनुसार यूरोप का पुनर्निर्माण की प्रतिज्ञा दोहराई। आर्किक प्रणाली का फिर से स्थापना, मीन्स पुराने प्रणाली की फिर से स्थापना करना, जबकि नए युग के लक्षण जैसे कि राष्ट्रवाद, उदारवाद और प्रजातांत्रिक भावनाओं को यूरोप से दूर रखना, मीन्स इन चीजों को तो इन्होंने नेशनलिज्म, लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स को तो यूरोप से दूर रखा और जो पुराना सिस्टम था उसको फिर से स्थापित करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। बट दे हैड नॉट आइडेंटिफाइड द न्यू सेंटिमेंट्स, लेकिन उन्होंने नई भावनाओं को नहीं पहचाना था।
This was the only reason that the establishment of those arrangements tried at Vienna Congress kept deteriorating during the next 100 years. यही एकमात्र कारण था कि वेना कांग्रेस में कोशिश की गई ये व्यवस्था की स्थापना अगले 100 सालों के दौरान ध्वस्त होता रहा। हमारा फिफ्थ पॉइंट है रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। इन द ईयर आफ्टर 1815 एडी, 1815 ईस्वी के पश्चात के सालों में, ड्यू टू फियर एंड सप्रेशन मैनी लिबरलिस्ट एंड नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड। डर और दमन के कारण कई उदारवादी और राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए। टू गेट द रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड एंड टू डिफ्यूज द आइडियोलॉजी, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड इन सेवरल यूरोपियन स्टेट्स। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए कई यूरोपियन राज्यों में गुप्त संगठन बनाए गए थे। द मीनिंग ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी एट दैट टाइम वाज वन हु अपोज्ड। उस समय पर क्रांतिकारी, क्रांति का अर्थ था जो विरोध करे, जो विरोध करे मोनार्चियल सिस्टम का, मोनार्चियल से राजसी प्रणाली का, विच वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वेना कांग्रेस, जो कि वेना कांग्रेस के बाद स्थापित हुआ था। Simultaneously, to remain committed to freedom and liberation, it was necessary to be a revolutionary. साथ ही स्वतंत्र और उदार के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए क्रांतिकारी होना जरूरी था। Most of the revolutionists considered the establishment of nation state and mandatory part of this struggle for freedom. अधिकतर क्रांतिकारी नेशन स्टेट मीन्स राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना आजादी के लिए इस संघर्ष का एक अनिवार्य भाग मानते थे। सिक्स्थ पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड फोकलोर। भाषा और लोक कथाओं का योगदान। भाषा और लोक कथाओं का योगदान। Nationalism was developed not only by the wars and regional expansion, but arts, epics, folk tales, and music also contributed in expressing the feeling of nationalism. राष्ट्रवाद का विकास सिर्फ युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं, बल्कि कला, काव्य, लोककथा और संगीत ने भी राष्ट्रवाद की भावना को अभिव्यक्त करने में योगदान दिया। The feeling of nationalism was kept alive by communicating nationalistic messages to a large number of people with the help of dialects and folk literature. स्थानीय भाषा और लोक साहित्य की मदद से बड़ी संख्या में लोगों को राष्ट्रवादी संदेश पहुंचाने से राष्ट्रवाद की
भावना जीवित रखी गई। Languages also played an important role in developing the feeling of nationalism. भाषा ने भी राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाई। After the Russian domination, Polish language was forcefully removed from schools and the Russian language was forced upon at every place. रशियन कब्जे के बाद पॉलिश भाषा को स्कूलों से जबरदस्ती हटाया गया और रशियन भाषा को हर जगह पर जबरदस्ती लाया गया। In 1831 AD, there was an armed revolt took place against Russia that was finally suppressed. 1831 ईस्वी में एक सशस्त्र विरोध रशिया के खिलाफ हुआ जिसे आखिर में कुचल दिया गया। Several members of this revolt used language as a weapon for the revolt. इस विद्रोह के कई सदस्यों ने विद्रोह के लिए हथियार के रूप में भाषा का प्रयोग किया। In church events and in the entire religious education, Polish language was used. चर्च के कार्यक्रमों में और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश भाषा का प्रयोग हुआ। Polish language was seen as a symbol of struggle against the Russian domination. पॉलिश भाषा को रशियन कब्जे के खिलाफ संघर्ष के चिन्ह के रूप में देखा गया।